हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का जो है चैप्टर 4 करेंगे। 3 चैप्टर हम इसके पहले कर चुके हैं और आज हम इसका चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है कृषि। फ्रेंड्स, हम 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकती हैं। अब हम 8th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसके बाद हम 8th क्लास की हिस्ट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की सीरीज जो है हमारी इसी तरह कंटिन्यू चलेगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कृषि के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गुरप्रीत मधु टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह अब गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यायन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन जो है तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मानचित्र में दिखाया गया जहां पर कृषि की जाती, ये ग्रीन कलर में जो है ये दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, यह है रेशम का उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, मछलियों का पालना, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य। विटीकल्चर, द्राक्षारा कृषि, ये होती है अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर, वाणिज्य उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों और फलों को उगाना जो है वाणिज्यिक कृषि होता है। अब देखिए, कृषि तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। अब हम जो है कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। एक होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। देखिए, हम पहले जैविक कृषि क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। तो कृषि के जो 2 प्रकार, उनमें हम निर्वाह कृषि को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम वाणिज्यिक कृषि को पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी
और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। इसके बाद जो है आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। तो देखिए पहले हम स्थानांतरित कृषि करेंगे। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन, जो कि हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, कृषि के रूप में जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को विभिन्न स्थानों पर जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं और मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। अब देखिए चलवासी पशुचारण, ये देखिए ऊँटों का चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल तथा अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। देखिए अब हम जो है वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि, ये देखिए गन्ने की रोपण कृषि को इसमें दिखाया गया। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि का फ्रेंड्स चित्र मैंने वहाँ गन्ने की रोपण कृषि का चित्र दिखाया था। ये है केले की रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा यानी कि कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय जो इसके उदाहरण हैं। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब देखिए हम चावल की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए चावल की कृषि करते हुए चित्र दिखाया गया है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो,
में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए गेहूँ। ये गेहूँ की कटाई करते हुए चित्र दिखाया गया। ये कंबाइन जो है गेहूँ को काट रही है। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके बाद ये देखिए बाजरे की कृषि जो कि मोटे अनाज होते हैं, मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च के से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का। ये देखिए मक्के की कृषि दिखाई गई है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन और रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को हम कॉर्न के नाम से जानते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये देखिए कपास की कृषि करते हुए कपास, खिली हुई कपास यहाँ पे दिखाई गई है। पटसन। देखिए पहले मैं आपको चलो कॉफ़ी बाद में बताती हूँ। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ये देखिए कॉफ़ी की कृषि करते हुए यहाँ दिखाया गया। देखिए कॉफ़ी की खोज कैसे हुई थी यहाँ बताया गया है। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां जो है हर रोज खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को जो है बताया। देखिए चाय की रोपण कृषि यहाँ दिखाई गई है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए अब हम यहाँ कृषि विकास के बारे में पढ़ेंगे। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका में वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानेंगे। भारत का एक फार्म। देखिए खेत को जोतते किसान। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आलिदाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका मुख्य
आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों में सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए। ये देखिए, भारत का एक खेत का चित्र जो है यहाँ दिखाया गया है। अब हम यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। देखिए, पीड़कनाशकों का छिड़काव ऐसे किया जाता है। यह रासायनिक उर्वरकों और मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और बाजार अभिकरण और मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके ये कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ब्राजील। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।